हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम स्पेशली क्लास टेंथ का जो क्लास है उसके लिए मैं केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आया हूँ। और डेली इस समय पे आपको अब मिलेगा केमिस्ट्री का क्लास। ओके, तो अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आज लेसन 4 हम लोग पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं लेसन 1, 2 और 3 कहाँ गया। तो लेसन 1, 2 और 3 आपके चैनल के इस साइंस संग्रह जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा तो क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बना होगा, उसमें जाकर के देखिएगा तो लेसन 1, 2 और 3 हो चुका है, तो आप उसे भी देख लेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो ये चीज़ आपको समझना है कि बस 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। मीडियम मायने नहीं रखता, कंसेप्ट मायने रखता है। ओके, तो बिकॉज कई दिनों से क्लास 12th के स्पेशली क्लासेस चल रही थी, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर 10th का भी। ठीक है, 10th का आज से मैं देना शुरू कर दिया और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके साथ जितने कांटेक्ट में 10th क्लास के बच्चे हैं उनको आप जोड़िए और उनसे को ये बताइए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है, वो देखें ज़रूर। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है? काम यही होगा कि मैं जैसे जैसे पढ़ाते चलूँ, समझना भी है और समझने के बाद मैं बोलूँगा लिखने के लिए, तो वो चीज़ आपको नोट्स भी कंप्लीट करना है। बिकॉज नोट्स के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, इसी में से मैं खुद को डिफिनीसन भी लिखवाऊँगा, आपको सारा चीज़ बताऊँगा। जब बोलूँगा स्क्रीनशॉट करने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये 3 उंगलियाँ ऐसे स्लाइड कर देंगे, वो खुद स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ओके, या फिर अलग अलग फंक्शन होते हैं हर सेट में, तो आपको नोट्स भी लिखते चलना है। सो प्लीज़ अभी आप जाकर के कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स भी कंप्लीट करते चलना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैं इतना अच्छा कंसेप्ट दूंगा, कोशिश करूंगा कि वो आपके दिमाग में सीधे एंट्री मार ले। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले वर्ड है कार्बन, इस पर हम लोग फोकस करेंगे कि कार्बन वर्ड का मतलब क्या होता है। कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के कार्बो से आया है। किससे आया है? कार्बो से। ये कार्बो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। एकदम बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के वो हमें समझना होगा, बिल्कुल ही रिलैक्स रहना, वो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपका बहुत अच्छा से क्लियर होने वाला है। चीज़ ऐसा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। तो कार्बन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड के कार्बो से हुआ है और कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोल या फिर कोयला हम बोल सकते हैं। और इसका हम लोग सिंबल देते हैं सी। कार्बन जो वर्ड है उसका हम लोग सिंबल क्या देते हैं? सी। ओके, और इसका अर्थ क्या होता है? कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोयला, यानी कोल बनता है, कोल। ठीक है ना, समझते चलिए जाएगा, चीज़ें क्लियर होने वाली है सारा चीज़। कार्बन का हम सिंबल क्या देंगे? सी, यानी कि इसका संकेत जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और रही बात कि कार्बन के एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, समझिएगा। और इसमें प्रोटॉन की अगर बात करें तो जनरली प्रोटॉन भी कितने होने वाले हैं? 6, यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही हम बोलते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। सो डियर स्टूडेंट, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होने वाली है? 6। याद रखेंगे, यानी कि हम फाइनली इसको C6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6। ठीक है ना। अगर सेल वाइज अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो परमाणु के अंदर कक्षा होते हैं Kl, इस तरह से होते हैं KLMNO, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आराम से सीखा होगा। देखो, कार्बन के सबसे पहले जो K सेल होता है, सेल की बात कर रहे हैं, सेल K सेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। सिंपली समझो कि एक घर है और उस घर का नाम है कार्बन, मतलब एक हो गया ना, बिल्डिंग समझो, बिल्डिंग ही समझो, घर छोड़ दो, बिल्डिंग समझो, वो कार्बन बिल्डिंग है और उसके अंदर 2 रूम है। कितने रूम है? 2 रूम है। एक रूम है K नाम से और एक रूम का नाम है L। तो नियम ऐसा हुआ कि इस कार्बन के बिल्डिंग के अंदर जो K वाला रूम है उसमें 2 आदमी शिफ्ट होंगे, ओनली 2 पर्सन। कितने लोग शिफ्ट होंगे? 2 आदमी। यानी कि फाइनली इसमें 6
इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर आदमी समझते हैं तो के वाले रूम में, के वाले सेल में 2 आदमी जाएंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी के परेशान कितने लोग हैं? 4। तो एक बिल्डिंग हमारे पास और है, उसकी कैपेसिटी है कि उसमें 8 लोग रह सकते हैं। कितने लोग रख सकते हैं? 8। तो भाई ये तो 4 ही है, आराम से शिफ्ट हो जाएंगे ना। यानी कि फाइनली 2 और 4, यानी कि एक बात निकल कर आई कि इसके लास्ट में, कार्बन के लास्ट वाला जो सेल है, लास्ट वाले सेल को हम संयोजी कक्षा बोलते हैं, वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि फाइनली अगर हम बात करें तो कार्बन का संकेत C हो गया, परमाणु संख्या 6 हो गया, परमाणु संख्या 6 हो गया। और इसके बाहरी सेल में यानी कि संयोजी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कार्बन के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें हम, तो कार्बन हमारे यहाँ इतना उपयोगी है, इस पूरे अर्थ पर कार्बन बहुत ही यूज़फुल है। बस इतना कहें कि अगर जिस प्रकार चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। जनरली जिस प्रकार से हम अर्थ पे वायुमंडल के साथ रह रहे हैं उसी प्रकार से चंद्रमा पे रह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जिस प्रकार चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है उसी प्रकार शायद पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। कब? जब इस कार्बन को अगर हटा लेंगे तब। यानी कार्बन नहीं रहेगा तो फिर जीवन वही बेकार हो जाएगी, जीवन होता ही नहीं। ये पूरी जो शरीर दिखाई दे रही है ना, हमारी आपकी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव जगत हैं, उन सबके शरीर में भी कार्बन है। सो हम कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहता। अर्थ क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में अगर हम बात करते हैं तो ये 0.02% ही रहता है। अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर ये कितना रहता है? 0.02%। ये पॉइंट है, मैं आपको एक पॉइंट बना करके दे रहा हूँ ताकि आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे नोट कर सकें। और अगर वायुमंडल में हम बात करें तो ये इसकी प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 0.03%, वो भी CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो होते हैं मिनरल्स के रूप में, खनिजों के रूप में ये पाए जाते हैं। खनिज के रूप में 0.02% और जनरली वायुमंडल में 0.03%, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन जो है वो बहुत यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट इसकी अमाउंट कम है। अमाउंट कम होते हुए भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला एटम्स कार्बन ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब रही बात कि सुबह से शाम तक जो पहनते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, जिसमें जा रहा है सारा चीज़, वो सारी चीज़ जो होते हैं ना वो कार्बन से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन से। कपड़ा, रेशम, ऊन, पॉलिएस्टर, ये सब कार्बन है इसमें। हम जो खाना खाते हैं, गन्ना, आटा, गेहूँ, चावल, जो भी होता है ना, ये पूरा का पूरा भोजन में कार्बन है। ये हमारी बॉडी जो है ना, इसमें भी कार्बन है। यानी फाइनली हम कहेंगे कि सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं की इस्तेमाल करते हैं ना, उन सारी चीज़ों में कार्बन है, अवेलेबल है कार्बन। सो कार्बन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कार्बन को अगर हटा लिया जाए तो शायद ये फिर जीवन ही संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसके विचार में अगर देखा जाए तो बर्जेलियस थे, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, समझिएगा, बर्जेलियस से बातचीत हो रही थी बहुत सारे लोगों की, हमारी आपकी नहीं, लोगों की बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, अब एक बात आई पॉइंट, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बन के यौगिकों को हम जनरली कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। और पूरे कार्बन के यौगिकों को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। पीरियोडिक टेबल में अभी तक ज्ञात 118 तत्व मिले हैं, 118 तत्वों की संख्या है, लेकिन इस तत्व में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सुपर हीरो है। क्या है? सुपर हीरो कार्बन।
जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी स्टडी के लिए केमिस्ट्री ने एक अलग ब्रांच बना दिया, केवल इसी की स्टडी होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल फॉर द कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। यानी फाइनली हम कहेंगे कि कार्बनिक रसायन एक ऐसी शाखा है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम केवल कार्बन और उसके यौगिकों का ही अध्ययन करेंगे। सुपर हीरो हमने इसलिए कहा कि 118 तत्व में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसकी स्टडी करना है। इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपाउंड हैं, करोड़ों की संख्या में इसके कंपाउंड्स हो चुके हैं लेबोरेटरी में तैयार। तो इसकी स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच ही बना दिया गया। सोचो कितना सुपर हीरो है ये, मतलब मस्त है ना? इंपॉर्टेंस भी है इसका। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ये चीज़ें आप सुन करके, वीडियो पॉज करके, अभी नहीं, अभी तो बस क्लास खत्म होने के बाद आप सुन के इसको आप नोट करते चलना, एक स्टार पॉइंट बनाते चलना। बर्जिलियस का ये मानना था कि भैया जो कार्बन के यौगिक होते हैं या फिर कार्बन होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक बनता कैसे है? तो बर्जिलियस ने कहा कि देखो, बात ऐसा है कि कार्बन के यौगिक जो है वो केवल सजीव में ही पाए जाएंगे। सुनिएगा, बर्जिलियस अंकल ने क्या बताया? बर्जिलियस अंकल ने बताया कि जो कार्बन है और इसके कंपाउंड है, इसके यौगिक है, वो केवल सजीव प्राणी में ही पाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा नहीं कि अरे सजीव में कैसे पाया जाएगा, आपको कैसे यकीन है, और ये कैसे बनता है सजीव में? तो बर्जिलियस अंकल ने बता दिया कि देखो, यह एक अदृश्य शक्ति है, यह एक विटल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है जो किसी को दिखाई देने वाला नहीं है, बस बनता है सजीव में, होता है तो होता है। बर्जिलियस ने यह बता दिया। तो इस कंसेप्ट को दिया गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत यानी कि फाइनली हम ये कहेंगे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्जिलियस ने। कब दिया? तो 1815 में। ध्यान रखेंगे, बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा जाता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, वो हम लोग समझने वाले हैं। और इसको समझा तो दिए हम, लिखना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, पहले ही कर लेना चाहिए था आपको। चलो अब हम लोग लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद हमें क्या लिखना है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। चलिए हम हेडिंग बना रहे हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत। आप भी मेरे साथ लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलना है आपको। जीवन शक्ति का सिद्धांत। चलिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत तो है वो बर्जिलियस ने दिया था। कौन दिया था? बर्जिलियस। यह सिद्धांत 1815 में 1815 में बर्जिलियस ने दिया था। कौन दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। उनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य शक्ति द्वारा सजीवों में होता है। सजीवों में होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ आपके लिए कैटेगराइज कर दिया, लिख दिया इसको कि जो जीवन शक्ति का सिद्धांत है वो 1815 में बर्जिलियस ने दिया था। उनके अनुसार, किनके अनुसार? बर्जिलियस अंकल के अनुसार, कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है वो एक अदृश्य शक्ति है और वो किस में होता है? केवल सजीवों में। तो यही जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्लियर हो गया? इसको आप नोट कर लेंगे। अब रही बात कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में पाया जाएगा, बड़ी अजीब सा लग रहा है भाई। तो निर्जीव में भी पाया जाता है। तो इस धारणा का अंत कब हुआ? ये कंसेप्ट खत्म हो गया।
बर्जिलियस अंकल का ये चीज़ समाप्त हो गया। पता है कब? जब वॉलर की एंट्री हुई तब। भाई फिल्मों में तो गुंडे तब तक मनमौजी करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे जब तक कि हीरो की एंट्री ना हो। तो हीरो की एंट्री हो चुकी है, वॉलर एंट्री कर लिया और वॉलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है इसको भाई। अमोनियम साइनेट को लिया और अमोनियम साइनेट आपको पता है अकार्बनिक कंपाउंड होता है, अकार्बनिक, ठीक है ना। इसको लिया, ये अकार्बनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। अकार्बनिक का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। और इसको लेकर के वो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में गर्म किया। कुछ यूँ अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है, आपको बता देता हूँ, NH4CNO, याद रखेंगे, NH4CNO, ये जो है अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। फाइनली हम इसको ये कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और देखिए आगे की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, एकदम लास्ट तक जरूर देखना है इसको। NH4CNO क्या है? अमोनियम साइनेट है और इसको वॉलर ने गर्म किया। NH4CNO को गर्म किया, हीट दिया, हीट। इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हीट देने के बाद हुआ कुछ यूँ कि यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट को जैसे ही हीट दिया गया तो क्या बन गया? यूरिया। और आपको पता है कि यूरिया जो है वो कार्बनिक होता है। यूरिया का होता है कार्बनिक, और अमोनियम जो है, अमोनियम कार्बोनेट, ये सॉरी अमोनियम साइनेट, ये जो होता है वो अकार्बनिक। यानी कि वॉलर ने एक वो चीज़ कर दिखाया जो कि अभी तक केमिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था। क्या कर दिया भाई? अमोनियम साइनेट जो कि अकार्बनिक पदार्थ था, यानी वॉलर ने अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। बहुत बड़ी एडवांटेज मिली इस केमिस्ट्री के अंदर कि अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो गया। और उधर बर्जिलियस अंकल केवल ये कहते रह गए कि केवल सजीव के अंदर ही कार्बनिक यौगिक बनेंगे। कैसे? तो वो भी एक अदृश्य शक्ति है जो किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। ये तो अजीब सी बातें हो गई। और फिर वॉलर ने आकर के ये साबित कर दिया कि नहीं, हम प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक तैयार कर सकते हैं। आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। ये बात कौन बोला? वॉलर अंकल ने बताया। और उन्होंने फाइनली अमोनियम साइनेट को लिया और गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। देखो यूरिया का सूत्र पता है ना क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2। देखो यहाँ पे N कितने हैं? 1 1 2, नाइट्रोजन 2 है। इधर हम समीकरण बैलेंस की बात कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन 2 है, H हो गए फाइनली 2 और 2 4, कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। ये हमारे रिजल्ट यहाँ के लिए, यानी कि प्रोडक्ट के लिए, प्रतिफल के लिए है। इधर की बात करते हैं तो इधर N कितना है बच्चा लोग? N 1 और 1 2। H की बात कर रहे हैं, फाइनली 4 है, C 1 है और O भी 1 है। देखो तो दोनों तरफ तो बैलेंस है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी होते हैं। फिर उसको अब ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक कौन बनाया? कौन बनाया? हमारे जाने माने वॉलर अंकल ने बनाया, जो आपके भी अंकल है और हमारे भी अंकल है, सबके अंकल। इसके हिसाब से ग्रैंडफादर भी लगेंगे छोटे छोटे बच्चों को। यानी वॉलर ने ही अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। और कौन बनाया था? तो वो था वॉलर। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। यहाँ पे 3 चीजें हो रही है। किस पदार्थ से बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। किस चीज को बनाया गया था? यूरिया को। कौन बनाया था? वॉलर ने। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। हम उम्मीद करते हैं आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैंने जितनी बातें बताया वो एक पॉइंट बना के लिख लेना और इस इक्वेशन को भी लिख लेना फटाफट से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? अगर क्लियर हो रही है तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके कि हाँ सर क्लियर हो रहा है। और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए इससे, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम 10th क्लास का क्लास लेकर के आए हैं। वो भी कुछ बच्चों ने प्रेशर बनाया कि सर प्लीज़ हम लोग पे भी ध्यान दीजिए। चलो तो रिलैक्स रहना है, जिसको देखना होगा वो देखेगा।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की ऑकरेंस की, उपस्थिति की। अगर बात करते हैं कि कार्बन की उपस्थिति कैसे किस अवस्था में होती है, तो ये 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने अवस्थाओं में? 2। एक तो होता है कि बिल्कुल फ्री है, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो किसी के प्रेशर में नहीं है, तो पहला हो गया फ्री स्टेट। फ्री स्टेट दैट मीन्स कि मुक्त अवस्था। कौन सा अवस्था? मुक्त अवस्था। यानी कि कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। और एक बात है कि वो फ्री नहीं है, कंबाइंड है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी के साथ रह रहा है, तो वो कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट यानी कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट संयुक्त अवस्था। क्या बोलेंगे? संयुक्त अवस्था। आप नाम से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। देखो, मुक्त का मतलब है कि बिल्कुल आज़ाद है, अकेला है, किसी से मतलब नहीं। संयुक्त का मतलब कंबाइंड हो गया। सिंपली अगर हम बात करते हैं फ्री स्टेट की, तो जैसे आप देखो हीरा को, ग्रेफाइट को देखो आप, इसमें केवल और सिर्फ कार्बन ही पाए जाते हैं, केवल कार्बन। यानी इसमें कार्बन के साथ और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बोनेट को देखो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन है ना, यानी और सारी चीज़ें खनिज होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गई। देखिए इसमें कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, अकेले नहीं है। चीज़ों को क्लियर करो, समझ में आ रही है ना? क्या मैंने बताया कि कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी। मुक्त अवस्था में वो मेनली 2 रूप में पाया जाता है, हीरा के रूप में और फिर ग्रेफाइट। और इस कंडीशन में भी प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें कोई भी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज नहीं मिली होती है। कब? जब वो मुक्त अवस्था में है तब। क्लियर? अब अगर संयुक्त अवस्था की बात करते हैं, कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें इसके साथ, कार्बन के साथ और सारे एटम्स भी आ सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब हम अगर इसके अपरूप की बात करते हैं, बहुत सारी चीज होने वाले हैं। एलोट्रॉप्स, अपर रूप की, अपर रूप भी बोलते हैं इसको। तो 3 अपर रूप हो चुके हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। देखो इसमें हीरा, ग्रेफाइट ये मेनली है, ये 2 जो है वो सुपर हीरो है, ठीक है ना। बकमिंस्टर फुलेरिन भी अपर रूप ही है, किसका? वो कार्बन का, कार्बन के ही अपर रूप है। हीरा भी, ग्रेफाइट भी और बकमिंस्टर फुलेरिन भी। अपर रूप का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन ही होना चाहिए। अगर कार्बन के अपर रूप की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा और एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो हीरा और ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फुलेरिन के विषय में कुछ विशेष जानकारियां अभी तक कलेक्ट की जा रही है, बिकॉज ये हाल फिलहाल में खोजा जाने वाला ये अपरूप है। तो मेनली 2 चीज़ों की स्टडी हम करने वाले हैं, हीरा और ग्रेफाइट की। और अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे अगर बात करें तो ये 12th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो हम तो अभी 10th के बारे में बता रहे हैं आपको, तो आप चीज़ों को क्लियर करते चलो और जो मैं बोल रहा हूँ नोट करने का वो नोट करते चलो। अब हम लोग देखो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में टोटली पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हीरा की। किसकी बात करेंगे? हीरा की। आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। चलिए, हीरा यानी कि डायमंड की बात करने वाले हैं। सबसे पहला एक चीज समझते हैं कि जो कार्बन होता है वो मैंने आपको बताया कि उसके लास्ट में वो जो 6 होता है ना, तो 2 और 4 लास्ट में 4 आ गया, K और L लास्ट में 4 आ गया। यानी कि कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अक्रिय गैस जैसा बनना चाहते हैं, तो ये भी अक्रिय गैस जैसा ही बनना चाहता है। यानी ये फाइनली अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस में, अक्रिय गैस आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। जिसमें इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये स्टेबल होने के लिए, ये चूंकि स्टेबल हो चुके हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स इन लोग के जैसा ही बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को क्लियर करो। कार्बन के लास्ट में 4 है और ये बनना चाहता है 8, तो भैया 2 उपाय है 8 करने के लिए, बस समझो। और सबसे बड़ी चीज़, स्टेबल होने के लिए 2 ही उपाय होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दो, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दो, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लो। अब हम इन दोनों चीज़ों पे बड़ी अच्छे से कंसेप्ट लगाते हैं, समझते हैं कि कार्बन करता क्या है। वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी लूज करेगा, या फिर गेन करेगा। लेने लायक कंडीशन में है या फिर देने लायक कंडीशन में है, कि दोनों कंडीशन में ही नहीं है कार्बन। अब रही बात कि अब एक बात बताओ, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरीके वाला परमाणु स्ट्रक्चर। तो ये बीच में हो गया नाभिक, और इसके अलावा 2 सेल होते हैं, एक हो गया K और एक हो गया L, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और इसमें कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। अब देखो कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव है। तो ये जो है पॉजिटिव और इस बाहर निगेटिव वाला के साथ बहुत ही स्ट्रांग फोर्स यहाँ पे लगा होता है, समझिएगा। तो ये पॉजिटिव और इस पूरे सेल निगेटिव होते हैं, इसके बीच एक फोर्स लगा होता है, फोर्स जो कि इसको अपनी तरफ खींच के रखा है कि आओ कहीं जाने नहीं देंगे तुमको हम। कौन? न्यूक्लियस। इस अराउंडेड बाहरी जो कक्षे होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है कि तुमको बाहर जाने नहीं देंगे, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। अब रही बात, ठीक है कार्बन त्याग नहीं कर सकता तो ग्रहण तो कर सकता है ना। अब बताओ कि एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने तक एनर्जी होती नहीं है, ठीक है ना। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता। तो उपाय क्या है? उपाय है ना जी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 4 का पार्टनरशिप तो कर सकते हैं ना, साझेदारी बोलते हैं। यानी कि फाइनली कार्बन किसी और के साथ साझा करके अपने बाहर 8 कर लिया। देखो ये 4 इसका अपना और 4 साझा किया, तो ये सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से एक बंधन क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। यानी फाइनली कार्बन जो होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब कि चतुसंयोजक। चतुसंयोजक का मतलब कि वो उसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और पॉइंट भी नोटेड मिलॉट कि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बंधन बना सकता है। फाइनली ये क्लियर हो गया, बंधन बना सकता है। चीज़ों को नोट कर लेंगे आप कि कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों 4 ही बनाएगा? मैंने तो वो चीज़ आपको बता दिया कि वो 4 क्यों बनाएगा। अब देखो फाइनली आप इसका कि पहले स्क्रीनशॉट ले, फाइनली फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, स्ट्रक्चर के साथ भी इसको कीजिए आप फटाफट से। कर लिए ना? चलो अब ये चीज क्लियर हो गया कि कार्बन जो है वो अधिकतम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इससे अधिक का वो बॉन्ड नहीं बना सकता। कौन? कार्बन। फाइनल हो गया। अब देखो तो एक बात निकल के आई कि कार्बन चतुसंयोजक होता है, यानी किसी भी हालत में चाहे कंडीशन, कोई गोली बंदूक भी दिखा रहा है ना कि भाई तू 6 बॉन्ड बना ले, नहीं भैया मार लो, मारना है तो मार लो, लेकिन बनाएंगे नहीं। 4 मैक्सिमम है तो है, कसम खा लिया है कि 4 से अधिक नहीं बना सकते हैं। बिकॉज आपके पास जो कैपेसिटी होगी उतना ही काम कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा के माथे पे 50 केजी वजन डाल दिया, बेचारा दब के मर जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी हो सकता है कि कार्बन को मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की एलिजिबिलिटी ही नहीं है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। सो फाइनली एक रिजल्ट निकल के आया कि कार्बन अधिकतम 4 बंधन बना सकता है। और उस हिसाब से हम लोग पहले ग्रेफाइट की बात, हीरा की बात करने वाले हैं, डायमंड की, और इसके स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने वाले हैं। तो पहले आप हीरा का, डायमंड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर आपको देखना है कि चीज़ें कैसे बनती है, क्लियर कैसे होगी, और उसके बाद मैं उसका बढ़िया से एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिएगा, पहले देखते चलो कि बन कैसे रहा है।
देखो ये एक कार्बन हो गया जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ गया। मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास एक्स्ट्रा कितने बॉन्ड, एक्स्ट्रा क्या मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4। तो 1 2 3 4 क्लियर हो गए। अब देखो आगे का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, बिल्कुल शांति से देखते चलना है हो क्या रहा है इस स्ट्रक्चर में, कैसे बनता है डायमंड का स्ट्रक्चर। मैं कर क्या रहा हूं, तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। किसका? आपका नहीं, ग्रेफाइट का भी नहीं, डायमंड का। सोच रहे वाह बड़ी शानदार बना दिए सर। तुम भी बना सकते हो भाई, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इजी है, मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, अभी आप चैनल के सबसे ऊपर वही देखने को मिल रहा होगा कि हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्या कर दिए, इधर उधर चिचरी खाँच दिए। चिचरी बोलते हैं लोग। चलो क्लियर हो गया ना, ये हो गया आप लोग का डायमंड का स्ट्रक्चर। और फाइनली हम इस डायमंड से एक चीज़ निकाल लेते हैं। देखिएगा मैंने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को हटा लिया और इसमें आपको ध्यान देना है कहाँ पे, यही स्ट्रक्चर बार बार इसमें रिपीटेशन किया गया है, यही स्ट्रक्चर को बस ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पे बनाओ। मतलब 1 3 1, फिर देखो पहले तो ये कर दिए, अब यहाँ एक सेंटर मानेंगे, जैसे ये एक सेंटर हम लोग माने थे वैसे ही सेंटर को मानेंगे। इससे ऊपर गया था ऊपर चला गया, इधर आया था इधर कर देंगे, इधर आया था इधर कर देंगे, उधर गया है उधर कर देंगे, फिर यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ से देखो बस इस चीज़ को यहीं से तुलना, ऊपर ऊपर साइड में, यहाँ पे देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इन चीज़ों को क्लियर करो। ऊपर गया था ऊपर, साइड में तिरछा हो गया कर दिए, इधर चला गया कर दिए, इस तरीके से बढ़ते चलेंगे। और फाइनली सिर्फ अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या आप देख रहे हैं आप लोग, यही मिला कि ये बीच का जो कार्बन है ये अन्य 4 कार्बनों से ही जुड़ा है। यानी कि हीरा के अंदर एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। फाइनली हो गया कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो, अब रही बात, मैं हीरा के बारे में बता रहा हूं, तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है वो साझेदारी करके बनता है, वो सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजक बॉन्ड। और आप स्ट्रक्चर के अनुसार अगर देख रहे हैं तो देखिए यह एक नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? नेटवर्क। ये है हमारा हीरा का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और एक नेटवर्क बन गया जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसमें सहसंयोजक बंधन बल लगा होता है, त्रिविमीय 3D 3 डायमेंशनल का मतलब कि ये XY Z तीनों अक्षों में इसका विस्तार हुआ रहता है। इस प्रकार से ये बड़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हीरा कठोर क्यों होता है? हीरा अब तक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में माना जाता है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम कहेंगे कि हीरा कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर त्रिविमीय लिख सकते हो आप, त्रिविमीय रूप में सहसंयोजक बंधन बल लगे होते हैं, जिनके कारण हीरा क्या होता है? कठोर होता है। यानी कि इसके अंदर सहसंयोजक बंधन इसको कठोरता, मजबूती प्रदान करते हैं, अतः हीरा क्या होता है? कठोर। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि सर हीरा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है कि नहीं, यानी ये विद्युत का सुचालक हो सकता है कि नहीं। तो बच्चा पार्टी इसका आंसर होगा नहीं। आप ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया हूँ और आप ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीरा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। यहां पे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है उसका पता हमें कैसे चलेगा? क्योंकि हमें एक आदमी को फ्री छोड़ना होगा कि जाकर के देखो गेट पे कौन आया है, जाकर के देखो भाई। तो जो फ्री रहेगा वही वो काम कर सकता है, वही मूवमेंट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि आवेश का मूवमेंट होना, आवेशों का एक प्रवाह होना, गति होना। इलेक्ट्रॉन है बट फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जिस पदार्थ के अंदर, जिस सॉलिड
पदार्थ के अंदर, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा, यानी कि विद्युत का सुचालक होगा। ध्यान रखेंगे कि विद्युत का सुचालक वे ठोस पदार्थ होंगे जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आपने देखा कि कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं। फ्री कहाँ है? सबके सब तो इंगेज हो गए हैं बॉन्ड बनाने में। कोई फ्री है? कोई नहीं फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण डायमंड जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या होगा कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हीरा के प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। स्पीड स्लो करके आप वीडियो को देख के लिख सकते हैं। आपके लिए मैंने इसीलिए मैं बहुत स्लो में बता रहा हूं ताकि आप नोट्स क्लियर करो। क्या लिखेंगे कि हीरा के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये वाला जो सेंटर वाला जो कार्बन है वो तो 4 कार्बन से जुड़ गया। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन ही थे और चारों व्यस्त हो गए, तो फ्री कहां बचा? जैसे मान लो कि मैं कार्बन हूं, मेरे इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है। फ्री है, अगर फ्री है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर कंडक्ट कराऊंगा। लेकिन अगर इन चारों को मैं कहीं इंगेज कर दिया तो फ्री नहीं न रह पाया, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाऊंगा। सो फाइनली हम डेफिनेटली कहेंगे कि हीरा के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी इसके पास फाइनली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर? चलो, अब रही बात कि कठोर भी क्यों होता है, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि सहसंयोजक बंधन जो होता है उसको बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए हीरा क्या होता है? कठोर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलो आप फटाफट से पहले एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रयास करो, ठीक ना? चलिए फटाफट, चलिए बना लिया आप स्ट्रक्चर। तो अब आगे हम इसमें कुछ टर्म्स की चर्चा करते हैं। वो टर्म्स क्या होंगे? सबसे पहली टर्म होगी कि ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्लियर? दूसरी टर्म कि ये कठोर होता है। तीसरा टर्म कि इसे हम गर्म करेंगे तो ये तेजी से गर्म होगा, और तेजी से गर्म होकर के क्या बनाता है? केवल अगर हम ऑक्सीजन में इसको जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो केवल सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ये बात कंफर्म निकल के आती है कि कार्बन से ही ये बना होता है हीरा। हीरा के अंदर केवल कार्बन ही होता है, बिकॉज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यही चीज होता है जब हम हीरे को जलाते हैं। हीरा को क्या करते हैं? जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये हीरा हो गया, और जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पे तो केवल सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होता है। क्लियर हो गया? यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो कार्बन है, हीरा है, वो केवल कार्बन से मिल करके ही बना होता है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को चूने जल के साथ, या फिर चूना का जो जल होता है चूना जल, उसमें आप डालोगे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हीरा कार्बन है और इसको मैंने जलाया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूना जल में आप डालते हो तो वो दूधिया हो जाता है। अगर चूना जल कार्बन डाइऑक्साइड ही था, कंफर्म हो गया। अगर आपको ये पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो कैसे पता करेंगे? तो चूना जल में मैंने उस गैस को डाला, अगर उसका रंग दूधिया हो गया तो समझेंगे कि वो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने हीरा के बारे में आपको बता दिया, कार्बन के पूरे इंट्रोडक्शन बता दिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपकी इसके बाद वाला ग्रेफाइट और उसके बाद के टर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे। कैसा लगा आज की क्लास जरूर कमेंट में बताएंगे आप, ओके। और जितने भी आपके साथी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि डेली 12:30 बजे अपडेट रहेंगे चैनल पे आपका वीडियोस अपलोड होते रहेगा और उसे काफ़ी अच्छा से देखेंगे। एक बार नहीं 1000 बार देखो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो। मैं वादा करता हूँ आपका कंसेप्ट पक्का क्लियर होगा। आज से केमिस्ट्री आपकी चुटकी में होगी, समझ में आया? बहुत ईजी होगा केमिस्ट्री, और वाकई मुझे ये फील हो रहा है कि आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया है। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि आपको अच्छा से समझ में आया है? जब आप कमेंट में लिखोगे तब। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।
बिकॉज अब आप घर बैठे ही स्टडी करोगे, क्योंकि अगर जब मैं यहाँ से कुछ करूँगा छेड़छाड़ यानी वीडियो डालूंगा या फिर लाइव आने वाला हूँ, कुछ भी करने वाला हूँ, आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और तत्पर होकर के आपको वो चीज़ करना होगा स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच।